जय हिंद दोस्तों। आज हम उत्तराखंड पीसीएस का प्रारंभिक परीक्षा का 2012 का पेपर देखते हैं। उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2012 का पेपर देखते हैं। पहला सवाल है, चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ मिलता है, कहाँ मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा जवामिउल हिकायत में। जवामिउल हिकायत में। दूसरा सवाल है, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? तो इसका सही आंसर होगा हुमायूं। इसका सही आंसर होगा हुमायूं। ये चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी शेरशाह। तो इसका सही आंसर है हुमायूं। अगला सवाल है कि दोहरा गुम्बद मतलब मैचिंग है, दोहरे गुम्बद का किससे संबंध है? अष्टभुजी मकबरा का किससे संबंध है? गोल गुम्बद का किससे संबंध है? तो यहाँ पर देखेंगे कि जो दोहरा गुम्बद है डबल डोम, इसका सिकंदर लोदी से संबंध है, और अष्टभुजी मकबरा का संबंध शेरशाह सूरी से है, शेरशाह। और सत्य मेहराबी मकबरा का संबंध बलबन से है, और गोल गुम्बद का संबंध जो मोहम्मद आदिल शाह से है। तो इसलिए गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह, सत्य मेहराबी मकबरा बलबन, अष्टभुजी मकबरा शेरशाह, और दोहरा गुम्बद सिकंदर लोदी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो बी वाला सही होगा। पहले का चार और दूसरे का एक फर्स्ट है, और सी वाले का थर्ड है, और डी वाले का सेकंड है। जो गोल गुम्बद है वो मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया है। ठीक, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो स्वर्ण महल है। पहला ऑप्शन है स्वर्ण महल, अगला ऑप्शन है पंचमहल, अगला ऑप्शन है जोधाबाई का महल, और अगला ऑप्शन है डी वाला जो ऑप्शन है अकबरी महल। तो अकबरी महल जो ये फतेहपुर सीकरी में नहीं है। अकबरी महल फतेहपुर सीकरी में नहीं है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? ठीक है, तो नंबर 1 ए है साबरमती, बी है फिनिक्स, और डी है वर्धा, और जो सी है वर्धा, और डी है सदाकत। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन होगा, ये सबसे पुराना फिनिक्स। और ये दक्षिण अफ्रीका में डरबन में है, दक्षिण अफ्रीका में ये और डरबन में है। ठीक है, फिनिक्स आश्रम सबसे पुराना है गांधी जी का, और ये 1904 में आश्रम स्थापित किया गया था। 1904 में स्थापित किया गया था। अभी 27 फरवरी 2000 को इसको फिर से खोला गया है। तो इसका आंसर फिनिक्स ठीक होगा। सही आंसर जो होगा फिनिक्स होगा। अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ईस्ट इंडिया द्वारा जो स्थापित जो यहाँ के उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश थे वो थे एलिजा एम्पे। सही आंसर इसका एलिजा एम्पे। हुआ क्या था कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी, और ये उच्च न्यायालय 1774 में बनकर तैयार हुआ था, मतलब बना था। अगला सवाल है, सातवां, नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दूसरा ऑप्शन कह रहा है बंकिम चंद्र चटर्जी, और अगला ऑप्शन कह रहा है नव गोपाल मित्रा, और डी वाला ऑप्शन कह रहा है दीनबंधु मित्रा। तो इसका आंसर होगा दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र ने जो क्या थी, नील दर्पण, एक जो नील विद्रोह हुआ था उस पर एक किताब लिखी थी कि किस तरह उनका शोषण हुआ नील किसानों का। अगला है 8वां सवाल है, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, किसके सलाहकार थे? ऑप्शन ए नाना साहब के, ऑप्शन बी तात्या टोपे के, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई के, या फिर ऑप्शन डी कुंवर सिंह के। तो यहाँ पर सही आंसर होगा नाना साहब के। जो अजीमुल्ला खां थे वो नाना साहब के सलाहकार थे। अगला सवाल है,
सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज, ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है संतराम, ऑप्शन सी है वो ज्योतिबा फुले और ऑप्शन डी है भास्कर राव जाधव। तो इसका सही आंसर ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की थी वो 1873 में हुई थी। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी और इनका जन्म जो एक माली के घर में हुआ था, 1827 की बात है। इन्होंने एक किताब लिखी है, ये जो ज्योतिबा फुले हैं इन्होंने एक किताब लिखी है गुलामगिरी। गुलामगिरी जो किताब इन्हीं की लिखी हुई है। अगला सवाल है, दसवां सवाल है, मुजफ्फर अहमद ऐसे डांगे शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि काकोरी रेल डकैती, क्या वो काकोरी रेल डकैती शामिल थे या चटगांव शस्त्र छापा पर थे, शस्त्रागार छापा पर, और ऑप्शन सी मेरठ षड्यंत्र कांड या फिर कानपुर बोलशेविक षड्यंत्र कांड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कानपुर बोलशेविक षड्यंत्र कांड होगा। 1924 की बात थी, 1924 में हुआ था ये कानपुर बोलशेविक षड्यंत्र कांड। 1924 में इन पे मुकदमा चला था और जेल में डाल दिया गया था। अगला सवाल है, वो इनको मतलब कि इनको चार साल की जेल में डाला गया था, 4 साल के लिए, और 1924 में कानपुर की बात थी। अगला सवाल है, उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमनद है? पहला ऑप्शन है पिंडारी हिमनद, दूसरा ऑप्शन है चोराबाड़ी हिमनद, और सी ऑप्शन है यमुनोत्री हिमनद, और डी ऑप्शन है गंगोत्री हिमनद। तो इसका जो सही आंसर है वो गंगोत्री हिमनद है। उत्तराखंड में सबसे लंबा जो हिमनद है वो गंगोत्री हिमनद है। अब हम कुछ हिमनद के बारे में देख सकते हैं। जो गंगोत्री हिमनद है वो उत्तरकाशी जिले में, और गंगोत्री हिमनद सबसे बड़ा है, सबसे लंबा मतलब। पॉन्टिंग हिमनद है वो पिथौरागढ़ में। मेलाम होता है, तो जो मेलाम हिमनद है वो पिथौरागढ़ में है। नामक भी पिथौरागढ़ में है, लेकिन जो कफनी है वो बागेश्वर में है। सुंदर ढूंगा है वो भी बागेश्वर में है, और पिंडारी है वो भी बागेश्वर में। तो अगला सवाल है यहाँ पे कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जनपद में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? तो ये पहला ऑप्शन है पिथौरागढ़, दूसरा ऑप्शन है अल्मोड़ा, तीसरा ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, और चौथा ऑप्शन है उत्तरकाशी। तो इसका आंसर जो है रुद्रप्रयाग है। इसकी जो ऑप्शन बी सही है इसका, ऑप्शन बी अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा जो है इसकी जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो ऋणात्मक रही है, ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो अल्मोड़ा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस जनपद में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? तो अल्मोड़ा में रही है। अगला सवाल है, उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है संरचनात्मक घाटियों को, दूसरा ऑप्शन है नदी घाटियों को, अगला ऑप्शन है सी वाला एल्पाइन घास के मैदानों को, और डी है सकरी घाटियों को। तो यहाँ पे ए वाला सही, संरचनात्मक घाटियों को दून कहा जाता है। अगला सवाल है, गोविंद घाट निम्न नदियों के संगम पर है? तो गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर है? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा, जिन्हें भिंडार घाट भी कहते हैं, भिंडार घाट। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। जो गोविंद घाट है वो अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा पर है, लक्ष्मण गंगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का एक जैव आरक्षित क्षेत्र है? जैव आरक्षित क्षेत्र। तो यहाँ पर कह रहा है कि गोविंद सागर जो है, कॉर्बेट या फिर राजाजी, और डी वाला नंदा देवी। तो इसका जो सही आंसर है वो जैव आरक्षित क्षेत्र यहाँ पर नंदा देवी है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, 1982 में, और इसे 1988 में जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया इसी वर्ष। और 1988 में इसी को क्या किया गया कि यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। अगला सवाल है, महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा होता है? तो महासागरीय जो नितल है उसमें एक तो होता है महासागरीय गर्त, और एक होता है महासागरीय ढाल, और एक होता है महासागरीय मग्न तट,
और एक होता है मतलब गहरे सागरीय मैदान। तो यहाँ पे डी आंसर होगा इसका। ठीक है, क्या होगा? गहरे सागरीय मैदान, गहरे सागरीय मैदान। अगला, तो ये अगला क्वेश्चन हो गया यहाँ पर ग्रेनाडा। ग्रेनाडा अवस्थित है, तो ग्रेनाडा कहाँ पर है? तो ये अमेरिका के आसपास है, मतलब कैरिबियाई सागर में, कैरिबियाई सागर में है, ये कैरिबियाई सागर में है। अगला सवाल है ग्रीनविच से। अगला सवाल है ग्रीनविच से। ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया। तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा। वह एक नगर में 6 बजे साय को पहुंचा। नगर का देशांतर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो 87 डिग्री पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर 87 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो भारत है, सऊदी अरब नहीं है, यहाँ पर चीन है, ब्राज़ील है। तो ए ऑप्शन है, मतलब ए ऑप्शन भी सही है और बी ऑप्शन भी, चीन भी सही है, ब्राज़ील भी सही है। ठीक है, और यहाँ पर तो यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है सऊदी अरब, ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं होगा, मतलब कि ये गलत ढूंढना था यहाँ पे। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? अब कह रहा है नीस, बाल का पत्थर, चूना पत्थर या शैल। तो यहाँ पर जो नीस है वो अलग होता है, मतलब कि ये अलग नहीं है, समूह से संबंधित नहीं है, मतलब कि संबंध नहीं, मतलब कि अलग है। जो नीस है वो अलग है, बिल्कुल जो नीस है वो अलग है। क्यों? क्योंकि जो बाल का पत्थर है, चूना पत्थर है और शैल है, ये सब क्या है? ये अवसादी चट्टानें हैं, ये अवसादी चट्टान है। जबकि जो नीस है वो कायांतरित है, जो नीस है वो कायांतरित चट्टान है। तो अगला सवाल होगा यहाँ पे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मिजोरम। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य जो केरल है, 54%। मतलब 2011 की जनगणना की बात करते हैं और उसमें देखते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य में है, तो केरल में 54%। 94% लोग वहाँ पर पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं। उसके बाद आता लक्षद्वीप आता, उसके बाद मिजोरम आता, और तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता 67.68 है, इसलिए। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश की कितनी है? 67.68। मणिपुर की साक्षरता 76.26% है, राजस्थान की साक्षरता 66.11% है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मिजोरम आंसर होगा, यहाँ पे डी आंसर होगा इसका, मिजोरम। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? सिमलीपाल उड़ीसा में सही है, नौकरेक मेघालय में सही है, अगस्तमलाई केरल में, ये भी सही है। लेकिन कौन सा सही नहीं? कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, कंचनजंगा तो सिक्किम के आसपास है, और ये दिखा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में, तो ये गलत है, ये गलत है। अगर और भी होते हैं, और भी हैं, जैसे नौकरी कहाँ? मेघालय में। मानस कहाँ है? असम में। दिबांग कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अगस्तमलाई केरल में। सिमलीपाल कहाँ? उड़ीसा में। कंचनजंगा कहाँ पर? सिक्किम में। इसी तरह अगला सवाल है, तो इसका जो है डी वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि कंचनजंगा जो है सिक्किम के आसपास, सिक्किम में ही सीधा कंचनजंगा सिक्किम, और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश लिख रखा है, तो ये ऑप्शन गलत है। अगला है कि सूची मिलानी है, कह रहा है कि उर्वरक कहाँ मिलते हैं, या कांच क्या मिलता है, सीमेंट, कृत्रिम रेसे। तो ये जो उर्वरक है वो श्री गांधीनगर मिलते हैं। अभी ऑप्शन में जो है उससे मिलाना था, तो यहाँ पर इसका उर्वरक का जो ऑप्शन होगा वो श्री गंगानगर होगा। उर्वरक का श्री गंगानगर, मतलब पहले का 4, और पहले का 4 कहाँ पर? ए ऑप्शन में सही है, तो ए वाला होगा। आगे देख लेते हैं। कांच जो वो जयपुर से मिलते हैं, और सीमेंट उदयपुर से। सीमेंट कहाँ से मिलती है? उदयपुर से। और कृत्रिम रेशम जो होता है वो कोटा से मिलता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है, तो यहाँ पे होगा ए नर्मदा, या दूसरा है तापी या ताप्ती, और सी वाला है गोदावरी, और डी वाला कावेरी। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही है कि जो सरदार सरोवर जो परियोजना है वो नर्मदा नदी से संबंधित है।
इस पर नवगांव के आसपास आधार तल पर से 163 मीटर ऊंचे बांध से किया गया। और ये जो नर्मदा पर जो परियोजना बनाई गई सरदार सरोवर बना, ये किस किस को लाभ दे रही है? गुजरात को, राजस्थान को, महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश को, इन 4 राज्यों को लाभ दे रही है। और यहाँ पर तुम्हें ये डायग्राम दिखाया गया कि डायग्राम बताना कि कौन सा इनमें से किस एक को मानचित्र पर सही नहीं दर्शाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि सतपुड़ा, ए ऑप्शन में सतपुड़ा है, ठीक है। बी ऑप्शन में सोनघाटी है, सही है। सी ऑप्शन में कोरवा है। और डी ऑप्शन बचता है कर्णपुरा। ठीक है, तो ये यहाँ पर डी वाला गलत है, ये डी वाला गलत है। कर्णपुरा प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र उस झारखंड में स्थित है, जबकि अन्य स्थल मानचित्र में लगभग सही है। तो ये यहाँ पर डी वाला गलत है। जो कर्णपुरा है वो झारखंड में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित समूह में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? तो इसका आंसर बी होगा। बी कौन सा होगा? कंचनजंगा, मतलब कि पूर्व से पश्चिम। तो पहले कंचनजंगा है, फिर एवरेस्ट है, और फिर अन्नापूर्णा और फिर धौलागिरी है। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नापूर्णा और धौलागिरी, ये बी वाला ऑप्शन होगा। अगला सवाल है यहाँ, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम है? तो यहाँ पर ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? तो गोमती मिलती है, कोसी मिलती है, घाघरा मिलती है, लेकिन सोन नदी नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसका 28 का आंसर क्या होगा? सोन नदी, डी। अगला सवाल है कि कुछ बंदरगाह दे रखे हैं अगले सवाल में, और कुछ उनकी जगह राज्य दे रखे हैं। तो जो LAP बंदरगाह है वो केरल में है। कहाँ पर है? केरल में। तो ए का जो 3rd आएगा। और एन्नूर जो बंदरगाह है वो तमिलनाडु में। एन्नूर कहाँ? जो एन्नूर तो बंदरगाह है, समुद्री बंदरगाह है, ये तमिलनाडु में। और पारादीप वो उड़ीसा में। पारादीप कहाँ पर है? उड़ीसा में। इसके बाद काकीनाडा जो आंध्र प्रदेश में। काकीनाडा कहाँ? आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल है भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। तो इसमें किस युग में हुआ? क्रेस्टेशियस युग में। ऑप्शन ए क्रेस्टेशियस युग में, ऑप्शन बी प्लेस्टोसीन युग में, ऑप्शन सी कार्बोनिफेरस युग में, और ऑप्शन डी मायोसीन युग में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्रेस्टेशियस युग में। क्रेस्टेशियस में युग में हुआ था इसका निर्माण। 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सम्मिलित प्रथम भारतीय कौन थे? तो यहाँ पर होगा, कह रहा है कि 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में निम्नलिखित मतलब सम्मिलित प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये ऑप्शन बी वाला सही है, श्रीमती हंसा मेहता ये थे। दूसरा सवाल है स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2 संधियाँ हस्ताक्षरित की गई थी। जिसका सही ऑप्शन होगा ए, मतलब अमेरिका व सोवियत संघ के मध्य। स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2 जो भी हुई हैं संधियाँ, ये अमेरिका और रूस के बीच हुई हैं। सोवियत संघ मतलब कि रूस की बात हो रही है। अगला सवाल है भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? मानवाधिकार अधिकार संरक्षण अधिनियम मानवाधिकार, तो ये 33 वाला है। तो इसका आंसर डी है। कब हुआ था? 93 में। कब हुआ था? 93 में हुआ था। क्योंकि अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय तो इसका आ जाएगा ये इतना। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत की गई है? तो यहाँ पे होगा ब्रेटन वुड्स। क्या होगा? ब्रेटन वुड्स अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला सवाल है दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर सही जो ऑप्शन होगा वो सी वाला है, 1985।
अगला सवाल है, राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किसके मतलब किन निर्वाचन में भाग लेती है? राज्य विधानसभा राज्य विधानसभा किसके निर्वाचन में भाग लेती है? भारत के राष्ट्रपति के में, तो भारत के राष्ट्रपति के में तो लेती है, भारत के उपराष्ट्रपति के में नहीं लेती, तो दूसरा हटा देते हैं। दूसरा हटाएंगे तो तुम्हारा डी कट जाएगा और पहला कट जाएगा। उसके बाद आता है राज्य विधान परिषद के सदस्यों के लिए, ठीक है, तो 1 to 4 हो सकता है, 1 to 4। तो यहाँ पर ये 1 देखो, थर्ड वाला देखो, राज्यसभा के सदस्यों के और राज्य विधान परिषद के सदस्यों के, ये बी वाला ऑप्शन सही है, इसका बी वाला। अगला सवाल है, इसका तो भी होगा। अगला सवाल है, उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड, जो वर्तमान उत्तराखंड है, के प्रमुख राज्यपाल कौन थे? इसके प्रमुख राज्यपाल कौन थे? तो पहला है श्रीमती मार्गरेट अल्वा, अगला है श्रीमती सुदर्शन अग्रवाल, और अगला है श्री बी एल जोशी, और अगला है यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है वो सुरजीत सिंह बरनाला। तो उत्तराखंड के जो पहले राज्यपाल थे वो श्री सुरजीत सिंह बरनाला ही थे, सुरजीत सिंह बरनाला। इसके बाद अगला सवाल है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो ये 74वां 1992 की बात है, और 74वां था, और भाग 9 का है। 243 ता से अनुच्छेद 243 ता से 243 छा तक है, 18 नए उद्देश्यों में। अगला सवाल है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? कह रहा है कि यहाँ भारत के राष्ट्रपति द्वारा या फिर संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके, या संसद द्वारा विधि बनाकर, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श करके राष्ट्रपति द्वारा। तो यहाँ पर सी वाला होगा, संसद द्वारा विधि बनाकर, तो ये सी वाला से होगा। अगला सवाल है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो यहाँ पे क्या आएगा कि ये लोकसभा होगा। मंत्रिपरिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।